बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लाट खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री भी करवा लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको मालूम होता है कि वो प्लाट या मकान किसी और शख्स को भी बेचा जा चुका है और वो शख्स भी मालिक होने का दावा कर रहा है। तो ऐसे में दिल में जो ख्याल आता है या सवाल पैदा होता है कि आखिर कानून किसका साथ देता है? क्या सिर्फ वो शख्स मालिक बनेगा जिसने पहले खरीदा है या फिर जिसके पास कब्जा मौजूद है? आमतौर पर लोग समझते हैं कि जो पहले आया यानी जिसने पहले खरीदा वही मालिक कंसीडर होगा, लेकिन कानून का तरीक़ेकार इससे कहीं ज़्यादा बारीक और मुख्तलिफ है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से इस बात को समझेंगे कि अदालती फ़ैसले किन बुनियादों पर किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप इस सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं तो वो कौन से फौरी इक़दामात हैं जो आपके प्लाट और सरमाए को बचा सकते हैं। सबसे पहले इस बुनियादी नुक्ते को समझ लेते हैं कि अदालतों में ऐसे केसेस का फ़ैसला सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं किया जाता कि इसको पहले किसने खरीदा या बाद में किसने खरीदा। कानून हर मुकदमे में कुछ बुनियादी अवामिल हैं जिनका मजमूई तौर पर जायज़ा लेती है। सबसे पहले कि रजिस्ट्री और उसकी कानूनी हैसियत क्या है, यानी क्या बेनामा बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार के पास दर्ज किया गया था। उसके बाद मलकियत, यानी कि जिसने प्लाट बेचा क्या उस वक्त उसके पास वाकई ही उस प्लाट को बेचने का कोई इख्तियार मौजूद था। इसके अलावा कि कब्ज़ा किसके पास है, क्या जिसने खरीदा था उसको कब्ज़ा भी दिया गया है या कब्ज़ा किसी और के पास है, और जिसके पास भी कब्ज़ा है क्या कानूनी तौर पर वो इसका अहल है कि वो इसका कब्ज़ा रिटेन रख सके। उसके बाद कि बकाया और अदायगी के क्या सबूत पेश किए गए हैं, यानी कि रकम किस ज़रिए से अदा की गई थी, बैंक ड्राफ्ट था, चेक था या कैश की सूरत में पेमेंट अदा की गई थी, और फ़रोख्त कुनिंदा का कानूनी इख्तियार इस बारे में क्या है, यानी कि बेचने वाला असल मालिक था या सिर्फ एक एजेंट था या फिर पावर ऑफ अटार्नी होल्डर था, यानी कि उसको ये पावर डेलीगेट की गई थी कि वो इसको सेल आउट कर सके। और सबसे अहम बात यह कि अदालत नेक नियति चेक करती है कि क्या खरीदार ने खरीदने से पहले तमाम तस्दीक कर ली थी कि जो बेच रहा है वो उसका मालिक है या नहीं है, और क्या इस पर कोई अदालती स्टे तो मौजूद नहीं है या फिर ये किसी और को बेचा तो नहीं जा सका। अदालत इन तमाम सबूतों और दस्तयाब शवाहिद का बाहम मुवाजना करके ही हतमी फैसला करती है। अगर खुदा न खास्ता आपको मालूम हो कि आपके प्लाट का दोहरा सौदा हो चुका है तो घबराने के बजाय आपने कुछ फ़ौरन ये काम करने हैं जो कि आपके इस मामले को आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अपने सबूत जो हैं वो सारे इकट्ठे करने हैं, यानी कि जो भी रजिस्ट्री आपके पास मौजूद होगी या बेनामा मौजूद होगा, फ़र्द मलकियत और इंतकाल की कापियाँ आपने अपने पास रख लेनी हैं। जो भी आपने अदायगी की है कोशिश किया करें उसको थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि बैंक चैनल या बैंक ड्राफ्ट या चेक की सूरत में उसको पे किया करें। कभी भी कैश में पेमेंट पे ना किया करें, तो वो सारा रिकॉर्ड आपने अपने पास रख लेना है। अगर मौका का कब्जा या फिर हद बंदी की कोई दस्तावेज आपके पास मौजूद है तो वो भी आपने संभाल लेनी है। उसके बाद आपने मुतलका रजिस्ट्रार और रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी फौरी मालूमात हासिल करनी है कि किस तारीख को किसके नाम पर रजिस्ट्री या इंतकाल दर्ज हुआ था, क्या दोहरी रजिस्ट्री की कोई एंट्री रिकॉर्ड में मौजूद है या नहीं है, क्योंकि दोहरी रजिस्ट्री हमेशा फ्रॉडुलेंटली होती है, कानूनी तरीके से नहीं की जाती। उसके बाद जो आपने कदम उठाना है कि अपने वकील के ज़रिए फ़रोख्त कुनिंदा और जो दूसरा खरीदार होगा उसको फौरी तौर पर आपने कानूनी नोटिस जारी करना है। उससे तमाम फरीकैन पर आपका मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाएगा और ये अदालत में आपकी नेक नियति का तहरीरी सबूत बनेगा। उसके बाद आपने सिविल दावा दायर करना है। ज़रूरत के मुताबिक आपने सिविल कोर्ट का जो भी रुख करना है और जो भी आपको आपका वकील मशवरा देगा उस हिसाब से आपने
दावा दायर करना है, जैसा कि डिक्लेरेशन जो कि आपके मलकियत को डिक्लेयर करवाएगा कि आप ही इसके हकीकी मालिक हैं और आपने प्रॉपर पैसे वगैरह पे करके वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का आप भी इसमें प्ली ले सकते हैं कि जो दूसरा खरीदार है उसने फ्रॉडुलेंटली खरीदा है, जबकि आपने इसको बाकायदा नेक नियति से और सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करके खरीदा है। और उसके बाद आपने परमानेंट इंजंक्शन का भी इसमें एक प्ली लाजमी लेनी है कि इसमें स्टे ग्रांट किया जाए कि दूसरी पार्टी या दूसरा खरीदार इसको आगे फर्दर सेल आउट ना कर सके, और ना ही इस पर अगर इन केस कोई ज़मीन है, प्रॉपर लैंड है, तो उसको के ऊपर कोई तामीरात ना कर सके। और पोजेशन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी किया जा सकता है कि कब्ज़ा हासिल किया जाए, और इन केस अगर आपको कब्ज़ा नहीं दिया गया तो आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके उस जिससे आपने ख़रीदा था उसको डायरेक्शन दिलवा सकते हैं थ्रू कोर्ट कि वो आपको कब्ज़ा प्रोवाइड करे, और जो टर्म्स एंड कंडीशन उस एग्रीमेंट में थी उनको प्रॉपर उन पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। अगर इन केस मामला हाथ से निकल रहा है तो उस सूरत में आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप रिकवरी ऑफ मनी का दावा भी दायर कर सकते हैं कि जो आपने पैसे पे किए थे उसके ऊपर भी आपको पैसे वापस किए जाएं, यानी कि ये भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। और इन केस अगर फरोख्त कुनिंदा ने जानबूझकर धोखाधड़ी की नीयत से एक ही प्लाट मल्टीपल लोगों को बेचा है और ये चीज़ साबित भी हो जाती है, और उससे में ये भी साबित हो जाता है कि दस्तावेज़ात जो हैं या डॉक्यूमेंटेशन जो भी की गई थी वो सारी जैली और फैब्रिकेटेड थी, तो उस सूरत में आपके पास ये इख्तियार है कि आप पुलिस के पास उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकते हैं, जो कि फ्रॉड, फोर्जरी और बाकी जो भी उसमें उस वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से होंगी, उस हिसाब से उसमें PPC की जो मुतलका सेक्शंस हैं वो लागू हो सकती हैं। खुलासा ये है कि जायदाद के मामले में ताख़ीर हमेशा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आए तो ज़बानी बातचीत में वक्त ज़ाया करने की बजाय फ़ौरन अपने रिकॉर्ड की तस्दीक किया करें और कानूनी चाराजोई का आगाज़ किया करें। उम्मीद है ये मालूमात आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने कानूनी हकूक़ का ख्याल रखा करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।